ओके फ्रेंड्स, हम सीसेट कर रहे थे। लास्ट वीडियो में भी हमने सीसेट किया था और अब हम सीसेट में कॉम्प्रीहेंशन के कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। एक्चुअली क्या है, कॉम्प्रीहेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्क्स फेच करने की, क्योंकि 2023 का जिस तरीके का पेपर था उसमें आप बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते मैथ्स और रीजनिंग पे। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स को और रीजनिंग को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो ओवरऑल टारगेट है वो आपका 70 मार्क्स का है। ठीक है, 70 नहीं, आप 75 मार्क्स का कर लें ताकि श्योर हो जाए कि पूरी तरीके से अगर एक दो क्वेश्चंस के आंसर जो मैच नहीं कर रहे वो भी क्या हो जाए, आपका सही हो। तो अगर आप ऑन एन एवरेज 25, क्योंकि अगर देखोगे 2023 में भी आपके 27 क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट ऑलमोस्ट ये है 25 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो इसमें से अगर ये 62.5 मार्क्स का हो रहा है तो हमें ये टारगेट करना चाहिए कि इसमें से एटलीस्ट हमारे क्या है 55 मार्क्स आ जाने चाहिए। क्योंकि ये आपने देखा भी होगा कि जो आंसर कीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, तो उन आंसर की में 2 से 3 आंसर की ऐसी होती है जिसमें आपको डिफरेंस मिलता है, तो आपको नहीं पता यूपीएससी उसका आंसर क्या मानेगा। तो इसलिए ये थोड़ा हमने मार्जिन रखा है यहाँ पे। और दूसरा क्या है, ज्यादा नहीं तो आपके 50 प्लस तो मार्क्स सिक्योर होने चाहिए। वो आपके कैसे होंगे, वो आपके ऐसे नहीं हो सकते कि आप उठ के चले जाएं और मैथ्स को रीजनिंग को आप इतना टाइम दे रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन को आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं और आपको लगता है कि आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे। नहीं होते, क्वेश्चन सी सेट के बहुत ट्रिकी होते हैं। ठीक है, अप्रोच क्या अपनानी है, वही अप्रोच अपनानी है आपको कि सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चंस देखने हैं, उसके बाद जो आपसे एलिमिनेट हो रहा है जीएस की नॉलेज लगानी है, बिल्कुल लगानी है, एक्सट्रीम नहीं जाना है, लेकिन जो आपसे एलिमिनेट हो रहे हैं उसको एलिमिनेट करो। फिर आपको वर्ड्स, बिल्कुल वर्ड्स पे ध्यान देना है इसमें भी, क्योंकि वही करते थे ना जब हम छोटी क्लासेस में भी होते थे, स्कूल में होते थे, तो वही होते थे कि हम क्वेश्चन के वर्ड्स को ढूंढते थे और जहां पैसेज में मिलता था वही आंसर लिख देते थे या लगा देते थे, दो ही चीजें होती थी। अब भी यही चीज है कि आपको वर्ड्स को नोट डाउन करना आना चाहिए कि कौन से वर्ड्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है और कौन से वर्ड्स पे कम फोकस करना है। ठीक है, यही चीजें हम देख रहे हैं। दूसरा, हमने लास्ट 2 वीडियो में भी ये चीज देखी थी कि यूपीएससी में जो आपकी थीम्स हैं सीसेट में और जीएस में, वो थीम्स भी आपकी क्या होती है, रिपीट होती है। अगर थीम्स रिपीट हो रही है तो नॉलेज को क्यों नहीं लगाओगे आप। ठीक है, पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ना है क्वेश्चन। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। पूछ रहा है मोस्ट लॉजिकल रेशनल प्रैक्टिकल सजेशन की बात कर रहा है यहाँ पे कि क्या सजेशन आप दोगे। वही आपको लास्ट से चलना है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है एज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर बैड लोन प्रॉब्लम, जिसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। ये जनरल स्टेटमेंट है, यानी हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को करने की जरूरत है, बिल्कुल करने की जरूरत है। क्या बैड लोन्स की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल बैड लोन्स की भी प्रॉब्लम चल रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या लग रही है आपको, ठीक लग रही है। ओके, ये आंसर अभी नहीं है क्योंकि आपने तीनों नहीं पढ़े हैं। सम टाइम चारों ऑप्शंस ठीक होते हैं या दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं, फिर आपको पैसेज में जाके देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। सेकंड है आपका सी, कहता है मर्जर ऑफ मैनी बैंक्स इनटू अ फ्यू लार्ज बैंक्स अलोन is a long term solution to make them viable and prevent their bad performance। कि अगर आपने छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मर्ज कर दिया तो वो इकलौता सॉल्यूशन है। अलोंग इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। अलोन, एक लोता, ऐसा कभी नहीं होता, एक लोता कुछ नहीं होता। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है ऐसे वर्ड्स, अलोन, अलोन सॉल्यूशन है। और क्या ऐसा पॉसिबल है या क्या ऐसा सही है, ऐसे भी बहुत सारे छोटे बैंक्स हैं जो छोटे होने के बावजूद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बैंक है जो बड़े होने के बावजूद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो आप नहीं कह सकते, इसको आप डायरेक्ट गलत कर सकते हो, इसके लिए पैसेज में जाने की जरूरत नहीं होती है। बी कहता है इंटरेस्ट रेट को लो करना चाहिए, ठीक है, एज टू इंड्यूस बैंक टू लैंड मोर, प्रमोट क्रेडिट ग्रोथ एंड देयर बाय बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे भी बात कर रहा है वो बैड परफॉर्मेंस की, यहाँ पे बात कर रहा है बैड लोन प्रॉब्लम की, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की। यहाँ पे बात कर रहा है इंटरेस्ट रेट को लो करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपके सारे के सारे बैंकों से, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहला भी कह रहा है लेंडिंग बाय बैंक शुड बी क्लोजली मॉनिटर, यहाँ भी मॉनिटरिंग की बात कर रहा है, यानी यहाँ भी किसी न किसी तरीके से बैड लोन्स को रोकने की बात हो रही है। यहाँ पे किसी न किसी तरीके से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाला जा
रहा है, यहाँ भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी तो आपका गलत होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इन तीनों से ही हटके है। ठीक है, तीनों से हटके है तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग होगा, बट फिर भी हम जाके एक बार पैसेज में देख लेंगे। ये कह रहा है लेंडिंग बाय बैंक शुड बी क्लोजली मॉनिटर रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। क्या आपने यहाँ सेंट्रल बैंक रेगुलेट करने का काम करता है? बिल्कुल करता है ना, आरबीआई करता है, लेकिन इसमें कहा गया है कि रेगुलेट करे सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट करेगी तो फिर आरबीआई क्या करेगा? इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत। यहाँ से आंसर निकलता है डी, बट आप जाके ढूंढोगे। क्या ढूंढना है अब आपको? वर्ड्स। क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है बैड प्रॉब्लम्स के लिए? इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। ठीक है, दो चीजें जाके ढूंढनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है। अगर हम गए, वैसे तो हमें ये पता चल गया हमारा आंसर है डी, बट फिर भी देखो यहाँ पे बोला है रिजोल्यूशन ऑफ बैंक करप्सी इंडिया में इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड लेके आए हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी बैड लोन। इसके बाद इसका मतलब ये है कि ये पैसे आपका किसके बारे में है? बैड लोन्स के बारे में है। डिस्पाइट स्लो पेस ऑफ रिजोल्यूशन, ये हेल्पफुल होती है फ्यूचर क्रेडिट साइकिल को ठीक करने के लिए। रिकैपिटलाइजेशन होती है, वो हेल्प करती है कैपिटल इन्फ्यूज करने के लिए। यहाँ पे आप रिकैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर बैंक को खुद पैसा दे रहे हो, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट की बात ही नहीं कर रहे, कि आप ये बात ही नहीं कर रहे कि वो ज्यादा से ज्यादा लेंड करे। वो लेंड तो तब करेगा ना जब उसके पास खुद के पास पैसे होंगे, तभी तो दूसरों को दोगे ना। औकात से बाहर हो गई ये चीजें उनकी। Bad, but bad debt resolution, recapitalization are only a part of solution, as they by themselves can do very little in rein to reckless lending that has pushed the Indian banking system to current sorry state unless there are structural systematic reforms। देखो अब ये बात कर रहे हैं ना कि जब तक systematic reforms नहीं होते जो कि अनसस्टेनेबल लैंडिंग की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, फ्यूचर क्रेडिट साइकिल वो ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात कर रहा है। फ्यूचर क्रेडिट साइकिल, इसका मतलब फ्यूचर क्रेडिट साइकिल दैट मींस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा आपको चीजों को कनेक्ट करना है, थोड़ा सा चीजों की नॉलेज देखते चलना है, यानी आपको पता हो जाना चाहिए कि तीनों ऑप्शन आपने पढ़ दिए तो आपको पता होना चाहिए बी एकदम अलग है, इसको तो सीधा गलत करो। उसके बाद आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। यहाँ पे यही होता है एनालिसिस। एनालिसिस में कोई और अलग से कुछ नहीं करना होता। क्वेश्चन नंबर 44 है, कोरोलरी की बात कर रहा है। इसको अगर मैं हिंदी में जाके आपके लिए बोलूं तो उपसिद्धांत है। ठीक है, तो अब जाके यहाँ पे देख क्या चीज है। ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनहांसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। करने के लिए आपको फाइनेंशियल सेक्टर की रिफॉर्म्स की जरूरत है। ओके, मुझे नहीं पता पैसे जिस बारे में बात कर रहे हैं नहीं। मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपैटिबल विद द सोशलिस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ऐसा है? नहीं है। हमारे यहाँ मार्केट इकोनॉमी भी चल रही है और गवर्नमेंट सोशल पॉलिसी भी अपना रही है, दोनों चल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? गलत हो गई। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन क्लोजली। अब वही बात यहाँ पे कर रहा है कि गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए। यही यहाँ पे कह रहा है गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट को, इंस्टीट्यूशन को। सेबी आरबीआई क्या करेंगे भाई? गवर्नमेंट सब करेगी, तो ये भी गलत हो गया। ये उसके बाद है ए, द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक वर्क नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, तो ये सही है। यानी दो चीजें देखनी है आप तो, कि एक तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कर रहा है ताकि इकोनॉमिक वेलफेयर हो सके, और दूसरा कि सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट अलग अलग काम नहीं कर सकते। ओके, देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। In India, the objective of macroeconomy policy is to enhance the economic welfare है। आपका किसका है? यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। यहाँ पे पूरी मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहा है कि मैक्रो इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव ही है वेलफेयर को बढ़ाने का। एंड एनी वन विंग, और कोई भी एक विंग ऑफ सच मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी, चाहे मॉनेटरी हो चाहे फिस्कल हो, वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकती। तो फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कैसे आ जाएगा? इसका मतलब डी ऑप्शन गलत है। अगर वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकती विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अदर, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट नंबर ए आपकी ठीक हो जाती है, जिसमें कहता है कि सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते गवर्नमेंट की। आगे बात समझ में? ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम रीजनिंग और मैथ्स वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन हमारा ज्यादा ध्यान आज के टाइम पे, आज की आपको सिचुएशन के हिसाब से चलना है। प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा बेहतर है कि हम कॉम्प्रीहेंशन पे ज्यादा ध्यान दें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको रीजनिंग और सीसेट पे ध्यान नहीं देना, बट क्या है, अगर आपका कॉम्प्रीहेंशन से 50-55 नंबर सिक्योर हो जाते हैं तो आपके पास फिर आपको एटलीस्ट 15-20 मार्क्स के लिए ही मेहनत करनी होती है, और ऐसे चाहे कितना भी टफ पेपर आए 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन ईजिली आराम से हो जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद है सेंट्रल आइडिया इस टॉपिक का क्या है। ओके, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन इन हायर एजुकेशन एज वेल एज कोचिंग। अब यहाँ पे वही झोल आएगा, एज वेल एज तुम्हारा जो जीएस वाला है, एज वेल एज कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। किस अपॉर्चुनिटी की हमें नहीं पता, बट यहाँ पे दे रखे है प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन एज वेल एज और कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, नहीं पता। बी सी कह रहा है वी नीड नॉट इन्वेस्ट, हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में, यट हम डेवलप कर सकते हैं बेटर ह्यूमन और सोशल कैपेसिटी। तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती तो सरकार इतना क्यों ध्यान दे रही होती, ये भी गलत है। बी कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी मेड इजियर और चीपर होना चाहिए विदाउट डायल्यूटिंग द कंटेंट। तो ये तो सही है भाई, अगर हायर एजुकेशन है इजी हो जाएगा तो सबको मिलेगा, सबको मिलेगा तो सब एजुकेट हो सकेंगे, सबका पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो सकेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है, बट फिर भी देख लेंगे, अभी नहीं पता कि मैसेज क्या कह रहा है। ए बात कर रहा है एफिकेसी ऑफ द यूनिवर्सिटी वुड बी बेटर इन ऑनलाइन मोड ऑफ कंडक्टिंग क्लासरूम ट्यूशन एज कंपेयर टू द, अब क्या गया एज कंपेयर टू कन्वेंशनल से, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये गलत, ये गलत है। ऐसे देखा जाए तो एज कंपेयर टू एंड एज वेल एज ये सारे स्टेटमेंट बट ये गलत होती है, बट फिर भी हम देखते हैं। अब दो चीजों में आ गया, पहला कि हायर एजुकेशन को इजी बनाया जाए, चीपर बनाया जाए, दूसरा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और कोचिंग इंस्टीट्यूशन दोनों ही इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब किस अपॉर्चुनिटी का पता नहीं, देख लो। बेस्ट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा है, इन सब की वो क्या करते हैं, उनके पास टीचर वगैरह भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। उन्होंने फ्लिप्ड क्लासरूम को यानी ऑनलाइन क्लासरूम वगैरह को इन्होंने शुरू कर दिया, वीडियो लेक्चर देने शुरू कर दिए यहाँ पे, ठीक है। ये सब कुछ हो रहा है, वो सब कुछ डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है ये दीज यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपनी वीडियोस को फ्री में अवेलेबल करा दिया है टू एनीवन इन द वर्ल्ड। दे आर आल्सो एनकरेजिंग कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को भी वो एनकरेज कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंटीग्रेट दीज ऑनलाइन प्रोग्राम इनटू देयर पेडोलॉजी, पिकिंग द पीसेस दे आर अप्रोप्रिएट फॉर देयर नीड एंड बिल्डिंग ए पैकेज अराउंड देम, पैकेज अराउंड देम करना है, ठीक है। इसका मतलब तो फ्री में नहीं देना, पैसा तो लेना है, लेकिन बहुत, अगर तुम सबको कनेक्ट कर रहे हो, अवेलेबल करा रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, तुम्हें चीपर वे में कराना है। लेकिन यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तो बात ही नहीं कर रहा, ना वो बात कर रहा प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन की। ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत आंसर क्या गया आपका, बी ओनली। अब आ जाते हैं 52 जो कि कह रहा है लॉजिकल और रेशनल इंटरफेरेंस निकालना है, क्या होता है। देखो, आपका ऑप्शन नंबर है डी, कहता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ डेवलपमेंट इज वायबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। हमें नहीं पता ये पैसेज बात कर रहा है नहीं कर रहा, बट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चीजें होंगी तो वो सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जनरल स्टेटमेंट ठीक लग रही है, बट हमें नहीं पता कि ये पैसेज में है या नहीं। C. To maintain and develop our cities, we need to adopt sustainable related intervention। ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये भी ठीक लग रहा है, ओके। B कह रहा है ever increasing population density is a hindrance। हिंड्रेंस एक नेगेटिव वर्ड होता है, अगर मैं हिंड्रेंस की मतलब आपके लिए हिंदी में देखूं, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या घनत्व संधारणीय विकास के लिए हमारे प्रयासों में एक बाधक है। हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, क्या हमें लग रहा है कि हमारी पॉपुलेशन बाधक है? हम तो सबको बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कार्यशील जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वर्क फोर्स पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, एंड हम उसके पे प्राउड फील करते हैं। तो ये हिंड्रेंस कहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्या जीएस की नॉलेज यहाँ अप्लाई हुई? बिल्कुल जीएस की नॉलेज यहाँ अप्लाई हुई है और आपको अप्लाई भी करनी है। ए कहता है आवर सिटी नीड टू हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद सफिशिएंट ऑटोनॉमी। हमारे सिटीज में वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होना चाहिए। क्या है वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, हमें नहीं पता। कितनी सफिशिएंट ऑटोनॉमी, उसको कैसे डिफाइन करोगे, हाउ टू डिफाइन द सफिशिएंट ऑटोनॉमी। किसी के लिए अगर मान लो किसी को तो वो वाली बात हो जाती है ना कि खुले सांड की तरह छोड़ दो, उसके लिए तभी कम चीजें हैं, तो आप कैसे करोगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, क्योंकि एब्सर्ड स्टेटमेंट है, चीजें डिफाइन नहीं है। अब दो में आ जाते हैं, पहला ये और दूसरा ये। अब ढूंढना ज्यादा इजी है कि क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात वहां पे की गई है या नहीं की गई है आपके पैसेज में, ओके। Our cities are extremely vulnerable to climate change से हैं because large concentration of population, poor infrastructure है। अब यहाँ पे देखो poor infrastructure है, moreover population density increasing कर रही है, लेकिन we have not developed the system of address climate change impact। इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि population density hindrance है, ठीक है। Our city contribute to 65% of GDP, but there are not enough facility to cater the need of people। उन्होंने कहा facilities नहीं
नहीं है ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाए। ये कभी नहीं कह रहा कि उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है, वो भी गलत हो गया। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एड्रेस द इशू ऑफ द एयर क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा दैट आर वाइटल टू आइडेंटिफाई सस्टेनेबल सॉल्यूशन। तो आपको क्या ढूंढने हैं? सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढने हैं। वी नीड टू इन्वॉल्व सिटीजन इन सिटी प्लानिंग एंड क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट मीट द नीड ऑफ द पीपल। तो हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढने हैं, बट इसमें कोई भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात नहीं कह रहा। हमारे यहाँ क्या कह रहा है कि हमें अडॉप्ट करना है अपनी सिटीज में सस्टेनेबल रिलेटेड इंटरवेंशन। यही तो बात कर रहा है, सस्टेनेबल रिलेटेड इंटरवेंशन का एक पार्ट हो जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। यानी कि आपको वो सारी चीजें एलिमिनेट करते जाना है जो बिल्कुल भी एब्सर्ड स्टेटमेंट लग रही हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट लग रही हैं। सॉल्यूशन बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट, उनको लगा के चलना है। उन स्टेटमेंट में पर्टिकुलर वर्ड हाईलाइट करो कि जो आप पैसेज पढ़ते हुए जिस पे आपको ध्यान देना है, और उसके बाद जाके पैसेज में देखो तो इजीली आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। बट ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये आपके डेली बेसिस की प्रोसेस है। डेली बेस पे इसको किया जाता है। और ये होता है कि हाँ ठीक है, मेरे को ये होता है कि आप 20 से 25 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि एक बार हम वो वाला चीज़ भी करेंगे कि जिसमें हम एक टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम लगा के कि आपको 40 मिनट में 35 से 40 मिनट आपका एक्चुअली टारगेट होना चाहिए कि मेरे को सारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में सॉल्व कर लूँ, ताकि कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे 55 मार्क्स तो बिल्कुल हो गए हैं। उसके बाद मेरे को सिर्फ 20 मार्क्स के लिए स्ट्रगल करना है। 20 मार्क्स भी क्यों होता है? क्योंकि आपकी कट ऑफ तो 66 समथिंग जाती है, बट 20 मार्क्स इसलिए होता है कि ताकि आप इंश्योर कर सको कि अगर एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो भी उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हर कोई 55 भी सिक्योर नहीं कर सकता कॉम्प्रिहेंशन में। ये एक ट्रूथ है। बट जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो, रोज आप अपनी मैथ्स को, अपनी रीजनिंग को 2-2 घंटे दे रहे हो तो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी रीजनिंग मैथ्स को 2-1.5 घंटा, 1.25 घंटा, और उसके बाद वो 40 मिनट जो होते हैं वो आपको कॉम्प्रिहेंशन पे देने ही देने चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे आपके सी सेट का पेपर विदाउट कॉम्प्रिहेंशन आपका निकल नहीं सकता, इस तरीके का पेपर है। ठीक है, तो सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन की इम्पोर्टेंस को प्लीज समझे, और उसी तरीके से आपको अपना प्लान करना चाहिए सी सेट का। क्योंकि अगर सी सेट नहीं हुआ तो फिर जीएस को करते रहे, जीएस का भी कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।